नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब चुनाव में 100 दिन का वक्त बचा है। बीजेपी 400 पार के नारे के साथ चुनाव मैदान में उतरने का दम भर रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के लिए फिर 400 पार का नारा दिया। उन्होंने बीजेपी के लिए 370 सीटों का टारगेट फिक्स किया। ये लक्ष्य कैसे हासिल होगा, प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं और नेताओं को इसकी पूरी योजना समझाई। उन्होंने कार्यकर्ताओं को 100 दिन की टाइमलाइन दे दी है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी 400 पार की बात कर रहे हैं, वहीं इंडिया गठबंधन है जो अभी भी बिखरा हुआ दिख रहा है। इंडिया के खेमे में ना कोई टारगेट दिख रहा है और ना ही कोई नीति नजर आ रही है। आज हम इन्हीं दो बड़े मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। सवाल यह है कि जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं से 100 दिन के मिशन में जुटने के लिए कहा, इंडिया में जबरदस्त कंफ्यूजन दिख रहा है। हमारा सवाल यह है कि मोदी का 100 दिन का मिशन वर्सेस इंडिया में कैसा कंफ्यूजन। क्या इंडिया में जो कंफ्यूजन है वो अब भी दूर नहीं होगा? लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 1 घंटे से ज्यादा लंबे भाषण में तीसरे टर्म का आत्मविश्वास दिखाया। उन्होंने 400 पार का मंत्र दिया, कार्यकर्ताओं को जीत की तरफ बढ़ने की टाइमलाइन दी। उन्होंने देखिए क्या क्या मुद्दे सामने रखे जिसकी उन्होंने बात की। 370 सीट आनी ही होगी, इससे ज्यादा का लक्ष्य है। 400 पार हमें पहुंचना है, यानी एनडीए पूरा 400 पार होना चाहिए। नया विश्वास दिखाई दिया, नया उत्साह दिखाई दिया, नई उमंग की बात की उन्होंने, नए जोश की बात की है, परिवारवाद की बात की है, यानी उसको लेकर टारगेट किया। एक बार फिर कांग्रेस को भ्रष्टाचार, झूठे वादे, राष्ट्र सेवा, इन तमाम मुद्दों को छुआ, इन तमाम मुद्दों पर बात की। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज, सुनिए। अगले 100 दिन हम सबको जुट जाना है, हर नए वोटर तक पहुंचना है, हर लाभार्थी तक पहुंचना है, हर वर्ग, हर समाज, हर पंथ, परंपरा, सब लोगों के पास पहुंचना है। हमें सबका विश्वास हासिल करना है। और जब सबका प्रयास होगा तो देश की सेवा के लिए सबसे ज्यादा सीटें भी बीजेपी को ही मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1 घंटे से ज्यादा लंबे भाषण में तीसरे टर्म का आत्मविश्वास दिखा। उन्होंने 400 पार का मंत्र दिया, कार्यकर्ताओं को जीत की तरफ बढ़ने की टाइमलाइन दी। इसके बाद उन्होंने विपक्षी दलों पर तीखे हमले किए। प्रधानमंत्री के निशाने पर सबसे ज्यादा कांग्रेस रही। प्रधानमंत्री की स्पीच की 10 बड़ी बातें आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले उन्होंने बात की कि अगले 100 दिन नई ऊर्जा और जोश के साथ काम करने का वक्त है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे एनडीए 400 के पार पहुंचेगा और बीजेपी को 370 का माइलस्टोन पाना ही होगा। तीसरी बड़ी बात यह कि सबके प्रयास से सेवा के लिए सबसे ज्यादा सीट बीजेपी को ही मिलेगी, यानी सबका प्रयास होगा तो बीजेपी को वो सेवा जो उसने की है उसके लिए सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी। तीसरे टर्म में तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनने का संकल्प भी सामने रखा कि ये वो संकल्प है जिसके साथ वो इस चुनाव में जा रहे हैं। हमारा तीसरा टर्म सत्ता भोग के लिए नहीं, राष्ट्र सेवा के लिए होगा, ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दुनिया के कई देश न्योता देकर बैठे हैं, पता है आएगा तो मोदी ही, यानी सभी पहले से न्योता दे रहे हैं क्योंकि उन्हें विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही एक बार फिर सत्ता में बैठने वाले हैं। विपक्षी दलों का झूठे वादे करने में कोई जवाब नहीं है, उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला। आज वादा करने से सारे राजनीतिक दल घबराते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो सत्ता में आने ही नहीं वाले। कांग्रेस परिवारवाद और भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की जननी है, कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। साथ ही अभी नुकसान और होगा, कांग्रेस में तगड़ी लड़ाई चल रही है, यानी अभी कांग्रेस पार्टी में और टूट होगी और ज्यादा तगड़ी लड़ाई होगी क्योंकि कांग्रेस पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ शिवम त्यागी मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। बहुत स्वागत शिवम आपका। जयशंकर गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अवधेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है आपका भी सर। पंकज शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे बात करेंगे।
ये तमाम मेहमान हमारे साथ रहने वाले हैं, लेकिन 100 दिन का मिशन और 400 पार का टारगेट, ये कैसे होगा? प्रधानमंत्री मोदी ने इसका पूरा खाका खींच रखा है। क्या है दरअसल प्लान और किस प्लान की आज बात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आइए वो आपको दिखा देते हैं। कार्यकर्ताओं को 100 दिन की टाइमलाइन दी है, कहा है कि ये अगले 100 दिन आपको अपनी पूरी ताकत के साथ लग जाना है और मेहनत करनी है। बीजेपी के लिए 370 सीट का लक्ष्य है, 370 के लक्ष्य को हमें पार करना ही होगा। एनडीए के लिए 400 सीट का टारगेट है, यानी पूरा जो कुनबा साथ में मिलकर 400 सीट के ऊपर जाएगा। प्रधानमंत्री ने इसके लिए क्या मंत्र दिया है? उन्होंने कहा है कि नए वोटर जोड़िए, जिन्हें लाभ मिला है सरकार की स्कीमों का, वो जो लाभार्थी हैं उन्हें जोड़िए। हर वर्ग को जोड़ने का लक्ष्य रखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसके अलावा कई राज्यों में उम्मीदवारों का चयन अब लगभग तय हो चुका है, ये भी बीजेपी के लिए एक प्लस पॉइंट के तौर पर काम करेगा। कई क्षेत्रीय दलों को एनडीए में जोड़ा गया है और अब संकेत ये भी हैं कि कई और जुड़ने वाले हैं, यानी अभी और कुनबा बढ़ सकता है। बीजेपी में क्षेत्रीय और कद्दावर नेता शामिल कराए गए हैं और कराए जा सकते हैं। बीजेपी अधिवेशन के समापन भाषण में लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश को विकास के रास्ते पर चलते रहने के लिए बीजेपी की 2024 चुनाव में फिर से वापसी जरूरी है, यानी जो विकास वो कर रहे हैं, अगर देश ऐसे ही विकास करना चाहता है तो एक बार फिर बीजेपी की वापसी होनी चाहिए, ये मंत्र दिया प्रधानमंत्री ने। सुनिए क्या कहा। अगले 5 साल में हमें विकसित भारत की तरफ एक लंबी छलांग लगानी है। लेकिन भाई और बहनों, सारे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पहली शर्त है सरकार में भाजपा की जोरदार वापसी। आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं। और एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। हमारे साथ सभी मेहमान जुड़े हुए हैं। पंकज शर्मा जी, मैं शुरुआत आपसे करूंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है, क्या उनका प्लान है, वो उन्होंने सामने रखा है, लेकिन इंडिया गठबंधन में इसके तुलना में सिर्फ कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है। हर जगह अभी भी बातचीत ही चल रही है और एक दूसरे को बताया जा रहा है कि कैसे हम साथ में नहीं लड़ेंगे, कैसे हम साथ में नहीं आएंगे। तो वहां कंफ्यूजन, यहाँ दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई दे रही है, यहाँ दृढ़ संकल्प दिखाई दे रहा है, यहाँ एक प्लान दिखाई दे रहा है, कैसे काउंटर होगा? इच्छा शक्ति अपनी जगह है। प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ ये जुमला उछाला है कि भारतीय जनता पार्टी 370 सीटें कम से कम हासिल करेगी। उन्होंने कोई योजना नहीं बताई है इसकी, क्योंकि कोई योजना है ही नहीं, योजना हो सकती नहीं। देखिए, 7 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में जीती थी। गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, उत्तराखंड, अरुणाचल, त्रिपुरा और चंडीगढ़, सारी सीटें उनके पास हैं, दमनदीप की भी। तो ये जो 58 सीटें 9 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में हैं, इनमें कहीं कोई बढ़त की गुंजाइश नहीं है। इसके अलावा 5 प्रदेश और ऐसे हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड और कर्नाटक, जहां करीब करीब सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। तो ये जो 14 राज्य हैं, इनकी 165 सीटों में से 155 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। अगर इनमें वो सारी सीटें जीत जाए, 100% वोट भी आ गए और सारी सीटें भी जीत गई, तो कितनी सीटें बढ़ेंगी? 10 सीटें। पंकज और जी, चाहिए लेकिन कितनी सीटें? पंकज जी, ये ठीक है, आपने बताया कि जो कह रहे हैं वो होना मुश्किल दिखाई देता है अभी के सिनेरियो में, यानी बीजेपी के प्लान में क्या कमी है वो तो आप बता रहे हैं। मैं इंडिया का प्लान पूछ रही हूँ कि इंडिया का प्लान क्या है? बीजेपी का जो प्लान है उसे काउंटर करने के लिए इधर कोई प्लान दिखाई नहीं देता है, वो वहां क्या है उसके बारे में जानना चाहते हैं। नहीं, इंडिया समूह का प्लान क्यों नहीं है? इंडिया समूह के जो राजनीतिक दल हैं, वो हर राज्य में अपने तालमेल के साथ अपनी ताकत लगा रहे हैं। और इस बार जो राज्य ऐसे हैं, 14 राज्य जो मैंने गिनाए, जिनमें करीब सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी के वोट प्रतिशत में भी गिरावट आने वाली है और वहां सीटों में भी गिरावट आने वाली है। अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, उनके बाकी नेता कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के कारण
सभी 80 की 80 सीटें मिल जाएंगी। मुझे तो लग रहा है जो पिछली बार 64 सीटें जीते थे और अभी 62 हैं, उनमें भी गिरावट आने वाली है। बाकी सब जगह जहां जहां सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, 100% सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल ही नहीं सकती हैं। ठीक है, आपके मुताबिक हम सामंजस्य बिठाने की कोशिश करें, लेकिन वो सामंजस्य ही दिखाई नहीं दे रहा है ना, वहीं तो कंफ्यूजन है। वो उसके बारे में मैं एक एक कर आपके पास आऊंगी, कौन से स्टेट में क्या इस वक्त हालत है। लेकिन शिवम, जो कह रहे हैं फिलहाल पंकज जी, और ये बड़ा सवाल भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि 370 के पार जाना है बीजेपी को, 400 के पार एनडीए को पहुंचना चाहिए, लेकिन वो लक्ष्य हासिल कैसे होगा? वो ये बातें तो जाहिर सी बात है आत्मविश्वास पैदा करने के लिए कार्यकर्ताओं में कही जा सकती हैं। क्या सिर्फ इस वजह से कि एक माहौल बने, आत्मविश्वास पैदा हो, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरे, इस वजह से ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि सीटें बढ़ेंगी कहां से वो तो दिखाई नहीं देता है। जो बीजेपी डोमिनेटेड स्टेट्स हैं वहां तो पहले से ही मैक्सिमम पर बैठी है बीजेपी। देखिए सुमेरा जी, मुझे आपकी आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा ब्रेक होकर आ रही थी और आनंद जी जो बोले उसमें से बहुत सारी चीज़ें मुझे सुनाई नहीं दे पाई, लेकिन बावजूद मुझे उतना समझ में आया कि वो पूछा गया कि 400 पार किस तरीके से करेंगे, ये सिर्फ एक जुमला है। मैं सबसे पहले एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि 12 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार है और 19 राज्यों में हमारी एनडीए की सरकार है। उसके साथ साथ जिस तरीके की चीज़ें हुई हैं, जिस तरीके का कैंपेन रहा है, जिस तरीके का माहौल बना है, जिस तरीके से आपने देखा होगा विपक्ष के हालात हैं, जिस तरीके से उनके कैंप में हताशा निराशा है, जिस तरीके से आए दिन आप उनके हाल देख रहे हैं, कोई भी पार्टी एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी जहां पर भी अपनी यात्रा लेकर जाते हैं वहां से उन्हीं के नेता एक बहुत बड़े चंक में पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। जिस तरीके से इंडिया अलायंस नाम तो दे दिया, लेकिन उसकी फॉर्मेशन के नाम पर अगर हम बात करें तो अलावा 4 मीटिंग्स के और कुछ महंगी चाय के अलावा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सीट शेयरिंग फॉर्मूला से लेकर किसी पर बात नहीं हुई। आपस की इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स देख लीजिए, आए दिन एक दूसरे शीर्ष नेताओं को गालियां देना, उनको क्रिटिसाइज करना, एक दूसरे के राज्य में एक दूसरे के खिलाफ खूब प्रचार करना हो, चाहे संदेश खाली के विषय में कांग्रेस का बोलना हो, चाहे अखिलेश यादव का विषय में बोलना हो, चाहे उनकी सीटें अनाउंस कर देना हो, चाहे कांग्रेस को अपने आप से ही प्रॉम्प्टली सीटें ऑफर करना हो और उसको एक्सेप्ट ना करना हो। मैं मानता हूं एनडीए के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास एक विजन है, संगठन है, चीजें हैं और 100 दिन का आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को क्या करना है उसका रोड मैप बिल्कुल सामने है। हमारे पास 10 साल की उपलब्धियां हैं, हमारे पास आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे नेता हैं, हमारे पास आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, जो बहुत शिवम मेरा एक बार फिर आपसे वही तमाम चीजों के बाद विपक्ष के पास ये सब नहीं है। ये सब नहीं है। आपने विपक्ष की क्या कमियां हैं वो भी गिनवा दी, लेकिन मैं विपक्ष की कमियां नहीं पूछ रही हूं आपसे। मैं आपसे पूछ रही हूं कि आपका प्लान क्या है? जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 370 हासिल होंगे, वो 370 सीटें कहां से हासिल होंगी? 370 के पार पहुंचने का प्लान है, वो किस राज्य और मिलने वाली हैं आपको? जहां आप पहले ही मैक्सिमम पर बैठे हैं, अगर वहां मैक्सिमम भी ले लेते हैं तो 370 के पार कैसे होंगे? वो प्लान बताइए, वो नंबर बताइए, क्योंकि ये तो है ही। आप कह ही रहे हैं कि विपक्ष के पास कुछ नहीं है, विपक्ष बिखरा हुआ है, सिर्फ फुटअव्वल है, सही साथ नहीं है, साथ में पहले भी नहीं थे। तो अभी आपका प्लान क्या है? सिर्फ जुमला है, उत्साह भरने के लिए है, सकारात्मक रहे कार्यकर्ता इसलिए है, या वाकई कोई प्लान है? ये सीटें कैसे बढ़ेंगी? संक्षेप में बोलिएगा, क्योंकि उसके बाद हमें एक ग्राफिक लेना है, फिर हमारे साथ बाकी 2 मेहमान भी। बिना प्लान के कैसे हो सकता है? मैं मानता हूं जिस तरीके से अंडर एस्टिमेट किया गया है भारतीय जनता पार्टी को साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में, आने वाले समय में वहां से भी आप जो रिजल्ट्स देखेंगे तो अविस्मरणीय देखेंगे। आने वाले समय में जो क्षेत्रीय स्तर पर जो पार्टियां थी और जो इंडिया अलायंस के साथ जुड़ी है, कहीं ना कहीं वो भी अपनी मजबूती खोती गई है। जिस तरीके से तमाम मुद्दों पर उन्होंने विरोध किया है, भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में अभी भी हमारी सरकार नहीं है या फिर जो लोग मानते हैं आधार नहीं है, उस पर भी आने वाले समय में हम बेहद शानदार प्रदर्शन करने वाले हैं और उसी को लेकर हम कॉन्फिडेंट हैं और उसी को लेकर हम मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 370 और एनडीए 400 पार जाएगी। ठीक है, जो काम किया है उस पर कॉन्फिडेंस है और इस वजह से लगता है कि सीटें बढ़ेंगी। लेकिन हम पहले ही बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी को 400 पार को लेकर इतना आत्मविश्वास क्यों? क्या वो कह रहे हैं? इसकी एक बड़ी वजह है विपक्षी गठबंधन में कंफ्यूजन की स्थिति। और जो अभी हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं शिवम, वो भी यही कह रहे हैं कि विपक्ष में, क्योंकि देखिए किस तरह की सिर्फ फुटअव्वल है, इस वजह से बीजेपी को फायदा होगा। ऐसे वक्त में जब प्रधानमंत्री मोदी एनडीए के लिए 400 पार का लक्ष्य सामने रख रहे हैं, अब तक विपक्षी खेमे की रणनीति तय ही नहीं है। बीजेपी ने एनडीए के कई सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे को लेकर बात कर ली है, सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत एडवांस लेवल पर चल रही है, जबकि विपक्षी इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे में खींचतान रुक ही नहीं
नहीं रही है। प्रधानमंत्री मोदी को 400 पार का भरोसा इसलिए भी है क्योंकि एनडीए लगातार अपना परिवार बढ़ा रहा है। एनडीए में नीतीश कुमार और जयंत चौधरी जैसे क्षेत्रीय नेताओं को शामिल कराया गया है, जबकि कई बड़े क्षेत्रीय दल इंडिया गठबंधन छोड़कर चले गए हैं, यानी वहां कमी हो रही है। बीजेपी के आत्मविश्वास की एक बड़ी वजह दूसरे दलों के बड़े नेताओं का बीजेपी में शामिल होना भी है, जबकि चुनाव से ठीक पहले कई कद्दावर नेताओं ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। एनडीए और बीजेपी में नरेंद्र मोदी जैसा मजबूत नेतृत्व मौजूद है, जबकि इंडिया गठबंधन में लीडरशिप का संकट भी साफ तौर पर दिखाई देता है और लीडरशिप में रोल में कौन आएगा इसको लेकर भी एक तरह की खींचतान दिखाई देती है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि इंडिया गठबंधन में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन क्यों दिख रहा है, क्यों ये कहा जा रहा है। इस वक्त 6 बड़े राज्यों में सीट बंटवारा अटका हुआ है। कहां पर देखिए अटका हुआ है। 40 सीटों वाले बिहार में चुनाव से पहले गठबंधन ही टूट गया, नीतीश कुमार बाहर आ गए। इसके बाद 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन टूट गया। आरएलडी के नेता जयंत चौधरी ने साथ छोड़ दिया। बात करें जम्मू कश्मीर की तो वहां भी गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस छटकता हुआ दिख रहा है। फारूक अब्दुल्ला ने ऐलान कर दिया था कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। यहां पर भी बात पूरी तरह से अभी तय नहीं हुई है। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो यही स्थिति वहां भी है। सीटों को लेकर टीएमसी और कांग्रेस में जबरदस्त खींचतान चल रही है। सीटों के तालमेल पर अब तक बात नहीं बन पाई है और एक दूसरे को वो ये कह रहे हैं कि अकेले लड़ेंगे। पंजाब की अगर बात करें, यहां पर भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में बात नहीं बन सकी। दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सीट बंटवारे पर खींचतान चल रही है। दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ने की तैयारी में पूरी तरह से जुटी हुई हैं। तो देखिए, ये बड़ी राज्य है जहां पर सिर्फ फुटबॉल है, जहां पर कई जगह पर तो बात बनी ही नहीं है और बाकी जगह पर भी अभी तक ऐसा लग रहा है कि बात बननी मुश्किल दिखाई दे रही है। जयशंकर जी, कैसे फिर आप ये कहेंगे कि इंडिया में सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि अभी तक ठीक होता दिखाई नहीं दे रहा है, और अगर वो इकट्ठा नहीं होते हैं तो फिर कैसे चुनौती देंगे एनडीए को, कैसे चुनौती देंगे बीजेपी को? देखिए, जो सुमेरा, जिस दिन मीडिया इंडिया गठबंधन की चिंता करना कम कर देगा उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप लोग कभी भी भाजपा या एनडीए के बारे में चिंता नहीं करते हैं। बिहार में पिछली बार 17 सीटों पे बीजेपी जीती थी, 17 सीटों पे जनता दल यू जीता था और 5 सीटों पे लोक जनशक्ति पार्टी जीती थी। इस बार लोक जनशक्ति पार्टी के 2 धड़े हो गए हैं। इस बार उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी भी एनडीए में शामिल हो गई है। इस बार जीतन राम मांझी जी की भी पार्टी उसमें शामिल हो गई है। अभी एनडीए गठबंधन किसको कितनी सीटें देगा कभी आप लोग चर्चा भी नहीं करते हैं। महाराष्ट्र में जो है, पहले था कि शिवसेना और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ी थी। इस बार शिवसेना का एक धड़ा बीजेपी के साथ है, एनसीपी का भी एक बड़ा धड़ा बीजेपी के साथ है। अब उन तीनों में कैसे बंटवारा होगा सीटों का, इसके बारे में आप चिंता नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी भी जुड़ गए हैं, पहले अपना दल था, तो वहाँ बीजेपी कैसे कैसे कितनी सीटें किसको देगी किसको नहीं देगी, इसके बारे में चिंता नहीं करते। लेकिन जयशंकर जी, अगर इधर शामिल हुए हैं और उनको सीट बंटवारा करना है, अगर वो मुद्दा होगा तो फिर उधर भी तो यही देखने को मिल रहा है ना, उन्हें भी तो सीट बंटवारा करना पड़ेगा और वो सीट बंटवारा नहीं कर रहे हैं। ये मेरा कहना यह है, देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है अच्छा कहा है। राजनीति में लंबी लंबी ही फेंकना चाहिए, उससे कमी कभी होना नहीं चाहिए। मेरा कहना यह है कि अगर 400 पार के लिए आप इतना आश्वस्त हैं या 370 के पार के लिए इतना आश्वस्त हैं, तो परिवारवादी अशोक चौहान, जो आदर्श घोटाले के सबसे बड़े गुनहगार, जिनको मोदी जी कहते थे इनको जेल भेजूंगा मैं, उनको आप राज्यसभा में भेज दे रहे हैं। कमलनाथ जिनके लिए आपने कहा कि साहब वो 1984 दंगों के गुनहगार, वो बचेंगे नहीं, आज आपके घर पे मर्रा रहे हैं, आपके अगल बगल मर्रा रहे हैं। सारे के सारे लोग, नीतीश कुमार जिनसे कहा कि एकदम दरवाजे बंद हैं, अमित शाह जी ने पटना में जाके कहा था कि अब तो दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं, उनको आपको लेके आना पड़ा। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका विश्वास डगमगाया है, आप कॉन्फिडेंट नहीं है। तो मतलब कुनबा बढ़ा रहे हैं तो वो कॉन्फिडेंस की कमी है, इस वजह से कुनबा बढ़ा रहे हैं। इस पर शिवम भी कुछ कहना चाहते हैं। हमारे साथ अवधेश जी भी जुड़े हुए हैं। शिवम, अगर आपसे पहले मैं एक अवधेश जी का रिएक्शन ले लूं, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। अवधेश जी से क्योंकि रिएक्शन नहीं लिया अभी। अवधेश जी, आपने सुना जयशंकर जी को, उनका ये कहना कि ये तो लंबी लंबी बातें की जा रही हैं, दरअसल ऐसा कुछ होने वाला नहीं है जमीन में, ये सिर्फ आत्मविश्वास अपने कार्यकर्ताओं में भरने के लिए है। अब आत्मविश्वास की कमी की तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर लोगों को शामिल कर रहे हैं आप, कांग्रेस पार्टी के उन तमाम दागियों को शामिल कर रहे हैं, तो वो इस वजह से क्योंकि आत्मविश्वास की कमी है, क्या ऐसा है? ऐसा है जयशंकर जी, अकेले में भी मिलते हैं तो मैं दोनों हाथ जोड़ के इनको प्रणाम करता हूँ।
और यहाँ भी मुझे करना पड़ेगा कि चुनाव में बाकी सिद्धांत की बात अलग है। चुनाव में अगर किसी पार्टी से पार्टियां जुड़ती हैं, नेता आते हैं, तो उससे वोट बढ़ता है कि घटता है। ये मैं पहली बार एक सिद्धांत यहाँ सुन रहा हूँ थियरी चुनाव में, कि अगर फलाने आ गए हैं, जयंत चौधरी आ गए हैं, फलाने आ रही, सब आने का मतलब ही है कि जो वोट थोड़ा बहुत बटने वाला था वो कंसोलिडेट होगा। जो जयशंकर जी कह रहे हैं वो ये मैं सुन लिया। अरे सुनो, आप क्यों शामिल करेंगे? मैंने सुन लिया। वो अरे भाई, शामिल वो कर रहे हैं वो अलग बात है, शामिल कर रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, वो तो बात पर बहस हो जाएगी। लेकिन उससे वोट बढ़ेगा कि घटेगा? नहीं। मेरा सवाल यही है आपसे, क्यों शामिल कर रहे हैं? क्योंकि उनको चाहिए और सीटें ना, अपने दम पर उतनी नहीं ला सकते। नहीं, इस समय जो देखिए, इस समय भारतीय जनता पार्टी को अगर आंध्रा का या तमिलनाडु जैसे एक आध राज्यों को छोड़ दीजिए तो ज्यादातर उसको गठबंधन की आवश्यकता नहीं है, जो देश का माहौल है। अब वो सवाल उठता है क्यों शामिल कर रहे हैं। तो ये एक चुनावी रणनीति है कि अगर हम जैसे उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी को लाने का संदेश ये है कि INDIA यहाँ खत्म है, क्योंकि ये उनके साथ जाने वाले थे, हमारा माहौल बेहतर है, इसीलिए तो जयंत चौधरी हमारे पास आ रहे हैं। अगर उन्होंने कहा था कि दरवाजे बंद है, लेकिन नीतीश कुमार आ रहे हैं तो ला करके महागठबंधन और INDA को वहां ध्वस्त कर दिया है। तो ये तो एक राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव में अगर ये अपॉर्चुनिटी किसी को मिलती है आज के समय में, तो कोई भी करेगा अपने को कंसोलिडेट करने के लिए। लेकिन मूल बात जो हम 370 और 400 की पार 400 कर रहे हैं, क्या 2014 में इस देश की मीडिया ने, जयशंकर जी ने, मैं उसमें अलग था, क्या कोई मानता था कि इस देश में किसी एक पार्टी को बहुमत हो जाएगा, खासकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा को? उसको पार किया है उन्होंने 2014 नहीं, 2019 में देखिए क्या हुआ। 2019 तो अभी का जो माहौल है, नहीं सुनो जी, जब हम और आप यहाँ मौजूद हैं, जब पत्रकार होंगे तो हम यही तो चर्चा करेंगे कि दरअसल आएंगे कहां से। आप भी तो सोचते होंगे ना ये बात। वही तो वो कह रहे हैं 370, तो अरे भाई ऐसा है, जब हवा चलती है ना जनता, सुनिए, जब अयोध्या में राम मंदिर की शुरुआत हुई तो बीजेपी 2 से 89 बढ़ी, फिर 91 बढ़ी है। जब मंदिर ध्वस्त हो गया है तब भी 161 सीटें लेके आई थी। इस समय राम मंदिर का पूर्णता हुआ है, जो देश में माहौल है, हवा है, उसके साथ नहीं, उसके साथ साथ जो मंडलवाद है ना, जो मंडलवाद की राजनीति थी, उसको नरेंद्र मोदी ने ध्वस्त किया है कि पिछड़ों का काम हमने किया है। बीजेपी के पक्ष में एक माहौल है, एक हवा है, इसलिए कितने भी आगे तक बढ़ सकती है। आपके मुताबिक ये तर्क है, इस वजह से वो 370 के पार किया, 400 तक पहुंच सकते हैं। शिवम, आप इस पर प्रतिक्रिया देना चाह रहे थे, उसके बाद मैं पंकज जी का रिएक्शन लूंगी। आप पहले से क्योंकि कुछ कहना चाह रहे थे जी। देखिए, मेरी जो सारी बातें थी वो तो अवधेश जी ने कह ही दी, लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहता हूं कि जयशंकर जी को मैं लंबे समय से जानता आ रहा हूं, और जिस तरीके से ये बातें उन्होंने कही वो सच बात है। ये 2014 में भी कही, 19 में भी कही कि ये लंबी लंबी फेंकने वाली बात है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लेकर इस तरह की बातें यदा कदा लोग जो है करते रहे। लेकिन वो ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखेंगे तो लगेगा कि कहीं ना कहीं फेंक वही रहे हैं बारंबार। जिस चीज़ को वो बार बार कहते हैं वो उनके तर्कों से आसपास भी कहीं टिकती नहीं है। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, और आप एक बड़ी कमाल की बात है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ या फिर NDA के साथ कोई आकर जुड़ना चाहता है तो ये कमजोरी का प्रतीक कैसे हुआ भाई? हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, और उसके लिए जब आप लगातार चीजें देखते हैं, पार्टियां जुड़ना चाहती हैं, क्योंकि आज चाहे जनता हो, चाहे नेता हो, चाहे पार्टियां हो, वो लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व से प्रभावित हैं। वो मानते हैं कि जीत की गारंटी अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी है। वो मानते हैं कि अगर आने वाले समय में कोई सरकार बन रही है तो वो नरेंद्र मोदी जी की मोदी सरकार बन रही है। वो मानते हैं कि आने वाले समय में अगर 370 के साथ मिलाकर और सीटें बनेगी तो 400 सीटें अगर किसी की आती है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ आती है। अगर राहुल गांधी या फिर किसी और एक नेता में, पहली बात तो नेता ये फाइनल नहीं है इनका, लेकिन अगर होता भी, अगर उनमें 1% भी किसी को होप रखती या लगती तो क्या लोग उनके साथ ना जाते? तो इसलिए नहीं जाते क्योंकि उनके पास होप नहीं है। उनको दिखाई दे रहा है कि जनता हवा किधर की चल रही है, लोग उनसे भाग रहे हैं। और इसी माहौल की बात कर रहे थे अवधेश जी भी। मैं पंकज जी आपके पास आऊं, उससे पहले ये सुनवा देते हैं। विपक्षी खेमे में कंफ्यूजन का माहौल है। उधर प्रधानमंत्री मोदी लगातार कांग्रेस समेत विरोधियों को टारगेट कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि झूठे वादे करने में विपक्ष का कोई जवाब नहीं है, जबकि बीजेपी विकसित भारत का संकल्प लेकर निकली है। साथियों, विपक्ष के हमारे दल भले ही योजनाओं को पूरा करना न जानते हो, लेकिन झूठे वादे करने में इनका कोई जवाब नहीं रहा है। बावजूद इसके आज एक वायदा करने से ये सारे राजनीतिक दल घबराते हैं। एक भी राजनीतिक दल के मुंह से नहीं सुना होगा आपने, जो वायदा हम कर रहे हैं ना,
इसका जिक्र तक करने का उनमें सामर्थ्य नहीं है। और हमारा वायदा है विकसित भारत का। इन लोगों ने स्वीकार कर लिया है कि ये लोग भारत को विकसित नहीं बना सकते। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही ऐसी पार्टी है, एनडीए ही ऐसा एक गठ है जिसने इसका सपना देखा है। हम मिशन मोड पर भारत को 2047 तक देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा, हम भारत को विकसित देश बनाने के लिए काम कर रहे हैं। पंकज जी, आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनका ये कहना कि ये विजन है और इस विजन के साथ देश के लोग हैं, इस वजह से हम 400 तक पहुंचेंगे इंडिया। 10 साल में क्या विजन रहा और उस विजन का क्या नतीजा निकला, इसकी सूची बहुत लंबी है, कार्यक्रम बहुत छोटा पड़ जाएगा। मुझे ये बताइए, कौन सा प्रधानमंत्री भारत में ऐसा हुआ है जिसने विकसित भारत का संकल्प नहीं लिया? क्या कोई ऐसा भी हुआ है जिसने अविकसित भारत बनाने का संकल्प लिया था? अरे ये एक प्रक्रिया है जो चलती है, लेकिन 10 वर्ष में ये प्रक्रिया भी तो ठीक से पूरी नहीं हो पाई। एक प्रगति मैदान की टनल तक आप ठीक से बना नहीं पाए। मोरवी का पुल गिर गया, पता नहीं कितने हादसे हो गए हैं। आप विकास के हर मामले में, चाहे वो ढांचागत विकास हो, चाहे वो सामाजिक विकास हो, चाहे वो आर्थिक विकास हो, चाहे वो सांस्कृतिक विकास हो, हर मोर्चे पर तो आप नाकाम रहे हैं। आपने सारी चीजें आपकी उलटबासी साबित हुई हैं। आज समाज की क्या स्थिति है, आज अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति? लेकिन पंकज जी उसके बावजूद 2014 से ज्यादा सीटें के साथ 2019 में जीते, 2019 के बाद अब 2024 में उससे ज्यादा सीटों का दावा किया जा रहा है। और इसके अलावा जहां पर भी राज्यों में चुनाव हुए हैं वहां पर भी लगातार बढ़त लेकर आगे बढ़े हैं। गठबंधन उनके खेमे में लोग बढ़ते जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज और कद्दावर नेता छोड़ के जा रहे हैं। तो माहौल तो उस तरफ का दिखाई दे रहा है ना। आपकी पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के भीतर भी ये दिख रहा है कि उसी तरफ लोग जा रहे हैं, यानी उनको दिख रहा है कि सत्ता उधर आने वाली है। अरे जब आपके हाथ में सत्ता हो, आपके हाथ में सारे साधन संसाधन हो, तो माहौल कुछ भी बना लीजिए। रह गई बात 2014 और 2019 में इतने बहुमत के साथ आने की, और अब 2024 के लिए इतने बड़े बड़े वादे करने की, तो इसी पर तो पूरा देश हैरत कर रहा है कि आखिर ये कौन सी तिलस्मी टोपी है जिसमें ये पहले ही तय हो जाता है कि इस बार कितने खरगोश निकालने हैं। यही तो पूरा देश आज सवाल उठा रहा है कि पूरी जो चुनाव प्रक्रिया है, पूरी जो मतदान की प्रक्रिया है, वो आखिर किस तरह की है कि आपको पहले से सब पता होता है कि इस बार कितनी सीटें आप लाने वाले हैं। जमीनी स्थिति चाहे कुछ भी कह रही हो, अब तीनों राज्यों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जमीनी स्थिति कुछ और थी, नतीजे कुछ और आ गए। खुद भारतीय जनता पार्टी शिवम से इस पर जवाब ले लेते हैं। शिवम, पंकज जी कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी तिलिस्मी टोपी है जिससे पता लग जाता है कि इतनी सीटें आने वाली हैं और उतनी सीटें आ भी जाती हैं? देखिए, मुझे लगता है कि वो तिलिस्मी टोपी नहीं है पंकज जी, उसको आत्मविश्वास कहते हैं। पंकज जी, उसको जमीनी रियलिटी से बहुत दूर रहने वाले लोगों को उसका अंदाज़ा हो पाना लगभग असंभव है। अब एक कमरे में बैठकर कोई आदमी ये सोचता हो कि मध्य प्रदेश में क्या रिजल्ट आना है, राजस्थान में क्या रिजल्ट आना है, छत्तीसगढ़ में क्या रिजल्ट आना है, ये तो कांग्रेस को पहले से ही पता था, लेकिन रातों रात बदल गया। तेलंगाना में उनको जो पता था वो ऐसा का ऐसा ही आया है, तो वहां तिलिस्मी टोपी नहीं है। लेकिन बाकी के 3 राज्यों में उनकी जो रीडिंग थी वो बिल्कुल नकली निकली, उनको ग्राउंड का कोई अंदाजा नहीं था, वो उसको समझ नहीं पाए, तो वो तिलिस्मी टोपी हो जाती है। मैं मानता हूं कि 24 घंटा 365 डेज, हफ्ते के 7-8 दिन जो पार्टी ग्राउंड में रहती है, काम करती है, कहीं ना कहीं उनके लिए अपने आप में चीजों को अंदाज लगा लेना, चीजों को समझ लेना, पढ़ लेना, वोटर का मूड पढ़ लेना बहुत आसान काम है। और मैं इस पर एक और 10 सेकंड की टिप्पणी और देना चाहूंगा। इस समय इस देश में एक रिक्शा से चलने वाला व्यक्ति और एक 10 लाख से चलने वाला व्यक्ति और एक 1 करोड़ की कार से चलने वाला व्यक्ति से लेकर एक हवाई जहाज के चलने वाले व्यक्ति से गिनती के 4-5 लोगों से अगर आप पूछ लेंगे ना मोदी जी के बारे में और मोदी सरकार के बारे में, और मैं जीरो से कह रहा हूं, जहां आदमी रिक्शा में चलता है वहां से लेकर हवाई जहाज तक, एक एक व्यक्ति आपको बता देगा। गिनती के 5 लोगों से बात कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा आने वाले समय में जनता का क्या मूड है। लेकिन आप देखना ही नहीं चाहते। एक कोटरी बनी, एक शेल बना, उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते। लेकिन अब कोटरी बचेगी कहां? शिवम, कोटरी बची कहां है? कोटरी में बचे कहां हैं लोग? आइए वो भी बता देते हैं। सिर्फ इंडिया गठबंधन में ही कंफ्यूजन नहीं है, कांग्रेस में चुनाव से पहले भगदड़ की स्थिति बनी हुई है।
महाराष्ट्र में पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व सांसद मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस छोड़ दी। वो शिवसेना एकनाथ शिंदे में शामिल हो गए। इसके बाद पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी ने भी कांग्रेस को बाय बाय कर दिया। वो एनसीपी अजित पवार का हिस्सा बन गए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व सांसद और कद्दावर मराठा नेता अशोक चव्हाण ने भी कांग्रेस छोड़ी और वो बीजेपी में शामिल हो गए। अब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने की चर्चा है। उनके बेटे की भी ऐसी चर्चा है। इसी के साथ कमलनाथ के सांसद पुत्र नकुलनाथ के बीजेपी में जाने की चर्चा भी जोरों पर हो रही है। पूर्व सांसद और पंजाब के पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के भी कांग्रेस छोड़ने की अटकलें लग रही हैं। यही वजह है कि सवाल पूछे जा रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला कैसे करेगी जब अपना कुनबा भी एक जगह नहीं रख पा रही है। कमलनाथ को लेकर संशय के बादल आज भी नहीं छटे। उनके कांग्रेस छोड़ने की चर्चाएं हैं, लेकिन वो कुछ भी साफ साफ नहीं बोल रहे हैं। कमलनाथ ने कुछ देर पहले मीडिया से बात करते हुए बीजेपी में जाने के सवाल पर सीधे सीधे कुछ नहीं कहा, सिर्फ ये कह दिया कि ऐसा कोई बात है होगी तो मैं आपको सूचित कर दूंगा। मैंने कल कहा था कि अगर ऐसी कोई बात हुई सबसे पहले मैं आपको सूचित करूंगा। अभी तो मैं 13वीं में जा रहा हूं। मैंने कल कहा था कि अगर ऐसी कोई बात हुई सबसे पहले मैं आपको सूचित करूंगा। अभी तो मैं 13वीं में जा रहा हूं। पंकज शर्मा जी हमारे साथ है। पंकज जी, कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े बड़े दिग्गज और कद्दावर नेता उनका साथ छोड़कर जाएंगे तो ये तो नुकसान ही है ना। सीटों का नुकसान भी होगा, आपको जमीनी नुकसान भी होगा, और वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं तो बीजेपी को फायदा होगा। कुछ नेता गए हैं, ये बात सही है, लेकिन ये इस तरह की अटकलें लगाना कि कमलनाथ जी जाएंगे, मुझे नहीं लगता। वो जितने तजुर्बेकार नेता हैं, लेकिन एक बात मैं ज़रूर आपकी मानूंगा कि देखिए, किसी का जाना ना जाना तो बात की बात है। मेरे हिसाब से तो किसी भी राजनीतिक दल के लिए ये एक लज्जास्पद बात होनी चाहिए कि उसके पुराने और तपे तपाए लोगों के बारे में छोड़ के जाने जैसी खबरों पर लोगों को यकीन सा होने लगे। तो ये स्थिति अगर किसी व्यक्ति की प्रतिच्छाया सामने लाती है तो ये स्थिति उस संगठन की आंतरिक कार्य संचालन को भी प्रतिबिंबित करती है। तो मेरा मानना है व्यक्तिगत रूप से कि कांग्रेस पार्टी को अपनी इस स्थिति पर बहुत ही गंभीरता से विचार करना चाहिए कि क्यों उनके इतने पुराने लोग क्यों छोड़कर जा रहे हैं और क्यों भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही जा रहे हैं। ये तो सब समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ही क्यों जा रहे हैं। यानी कार्यशैली में कहाँ कमी है, इस पर गौर करने की जरूरत है। कैसे अपने बड़े और कद्दावर नेताओं को साथ में रखें। जयशंकर जी, आपका भी यही मत है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर जिस तरह से काम हो रहा है उसको अपने घर में सब कुछ ठीक करने की पहले जरूरत है, बड़े बड़े मिशन पर आगे बढ़ने से पहले? देखिए, कांग्रेस के भीतर क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है ये कांग्रेस के लोग बेहतर बता सकते हैं। लेकिन आपका क्या मत है कि क्या करना चाहिए? क्या उन्हें रोकना चाहिए या सुधार करना चाहिए, अपनी कार्यशैली में सुधार करना चाहिए, तब तो वो सामना कर पाएंगे? इसकी जिम्मेदारी मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर है, जयशंकर गुप्त के ऊपर नहीं है। वो लोग अपना तय करेंगे जो उनको करना होगा। मेरा कहना सिर्फ ये है, जैसे अभी बात हो रही थी, शिवम भी बोल रहे थे, अवधेश भी बोल रहे थे। शिवम हमारे छोटे भाई की तरफ से हैं, अच्छी बात है। भाई सवाल यह है कि अगर आपका इतना आत्मविश्वास है तो जो जिसको आप भ्रष्ट बेईमान कहते थे हम जेल भेज देंगे। भोपाल में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 67 करोड़ रुपए का सिंचाई, 67,000 करोड़ रुपए का, 1000 करोड़ निकलता ही नहीं जबान से, करोड़ रुपए का जो सिंचाई घोटाला है उसके जिम्मेदार को छोड़ेंगे नहीं, जेल भेज देंगे। देवेंद्र फडणवीस कहते थे अजीत पवार चक्की पिसिंग, जेल में चक्की पिसिंग, और बगल में उप मुख्यमंत्री बनेंगे। हो गए साहब। अशोक चव्हाण, भाई जब ईडी और सीबीआई किसी पार्टी के टूल के रूप में काम करने लग जाए, पॉलिटिकल टूल के रूप में काम करने लग जाए, और कहा जाए साफ साफ कि भाई आप जेल में जाओगे या राज्यसभा में जाओगे, तो जाहिर सी बात है वो लोग चुनेंगे। इसलिए उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा जो कहना था, या तो इन लोगों ने समझा नहीं ठीक से, मेरा कहना था कि बिहार में आप लड़े थे जनता दल यू लोक जनशक्ति पार्टी के साथ, आपको 17 सीटें मिली थी और जनता दल यू को 17 मिली थी, 5 लोक जनशक्ति पार्टी को मिली थी। अब उसी में से आपको देना पड़ेगा जीतन राम मांझी जी को भी, उपेंद्र कुशवाहा जी को भी, पशुपत कुमार पारस जी को भी। उत्तर प्रदेश में 63 सीटें जीते थे आप, अभी कुल मिलाकर के साथ 67 वगैरह कुछ हो गई होगी, तो उसमें से ही आपको अब जयंत चौधरी को बांटना पड़ेगा। 3 दीजिए, 4 दीजिए, 5 दीजिए, बीजेपी की कम होगी। एनडीए का तो 400 पार हो सकता है ना, फिर एनडीए तो बढ़ी रहा है ना, बीजेपी का अगर कुछ कम भी हो जाएगा। ठीक है, इस पर आएंगे हम इस सीट और नंबर्स के बारे में एक बार फिर से बात करेंगे। लेकिन फिलहाल पहले बात जो आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं, जिसकी आप बात कर रहे हैं कि क्यों कमलनाथ, क्यों अशोक चव्हाण, क्यों ये तमाम नेता जा रहे हैं बीजेपी में। शिवम,
ये इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी का करिश्मा दिखाई दे रहा है, बीजेपी का ग्राफ दिखाई दे रहा है, एनडीए का काम दिखाई दे रहा है, इसलिए जा रहे हैं। लेकिन जयशंकर जी ये कह रहे हैं कि इसलिए नहीं जा रहे हैं, और ये वो तमाम लोग हैं जिन पर भ्रष्टाचार के बहुत गंभीर आरोप है, गंभीर आरोप बीजेपी ने लगाए हैं। अब वो आरोप सब कहाँ खत्म हो जाते हैं? फिर वो ममता बनर्जी की बात क्या सही हो जाती है कि वॉशिंग मशीन है, सब कुछ धुल जाता है? देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि चाहे जयशंकर जी हो, चाहे शिवन त्यागी हो, चाहे सुमेरा हो, और चाहे हमारे साथ में बैठे हुए और भी तमाम भाई हों, यहाँ पर कोई भी किसी का केस होता है, कोई भी किसी की स्थिति होती है, कोई भी किसी के ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है, तो उसका सवाल जवाब कोर्ट में होता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर नहीं होता। कल अगर जयशंकर जी पर कोई केस हो जाए तो उसका जो वर्डिक्ट है, उसका जो फैसला है, या भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में नहीं आएगा। मैं बिल्कुल एक चीज को कहता हूं कि हाँ, जिस तरीके से इल्जाम लगे तमाम चीजें हैं, लेकिन अंतिम फैसला जो है वो कोर्ट का ही होगा। कोर्ट अगर किसी को कुछ भी किसी भी केस में चार्ज करता है या फिर उनको दोषी मानता है तो वो बिल्कुल दोषी होंगे। लेकिन ये एक रियलिटी है कि जिस तरीके से स्थितियां बदली हैं, देश के ज्यादातर लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाहते हैं। और कौन हमसे ये कहेगा कि आप लोग, मतलब जो लोग जो है डर कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं? हम वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा सत्ता से बाहर रहे। 58 साल कांग्रेस की सरकार रही और उसके बाद तमाम गैर कांग्रेसी सरकार भी रही। भारतीय जनता पार्टी के नेता तो नहीं पहुंच गए दूसरी तरफ। या फिर यूं कहिए कि जिस तरीके की चीजें रही, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, जिस तरीके से राजनीति चली है, राजनीति एक जोड़ का खेल है। मैं ऐसा मानता हूं कि लोगों को जोड़ते रहना ही राजनीति की एक प्रक्रिया है। और जिस तरीके से लोग प्रभावित हुए हैं, जिस तरीके से लोगों ने अपना भविष्य खत्म होते हुए कांग्रेस में देखा है, जिस तरीके से देखा है कि सिर्फ एक ही आदमी को एक साइकोफैंसिज्म के हद से ज्यादा आगे जाकर जो है उसको प्रचारित किया जा रहा है और उसका ऑन ग्राउंड कोई फायदा नहीं होता है, जिस तरीके से यात्रा निकाली जा रही है, सिर्फ एक आदमी के पीछे पूरा संगठन है, लेकिन दिल्ली में रोजाना एक पार्टी टूट जाती है। क्या इस बात पर सवाल नहीं उठना चाहिए कि जहां पार्टियों को साथ रखने की आवश्यकता थी, वहां वो आदमी अकेले अपने आप को सिर्फ ब्रांड करने में लगा हुआ है? मैं मानता हूं ये तमाम चीजें हैं जो कांग्रेस का कार्यकर्ता कैडर जो है उनसे पूछता है। वही सवाल जो पूछने वाले हैं, जब उनको जवाब नहीं मिलता तो वो क्या करते हैं? वो एक ऐसी पार्टी की तरफ देखते हैं जहां उनको लगता है भविष्य है, जहां उनको लगता है सुना जाता है, जहां उनको लगता है कि फ्यूचर है। कोई भी जोड़ेगा। मैं तो कहता हूं कल जयशंकर जी को भी अगर ऐसा लगता है तो वो भी इस पर विचार करें, क्या बुराई है? इस देश में राजनीति का अर्थ ही जोड़ना है। ये राजनीति का बेशर्म अध्याय है, ये राजनीति का बेशर्म अध्याय है। उतने ही बड़े निर्णय लेता है जहां भ्रष्ट बेईमान लोगों को आप अपनी पार्टी में शामिल करते हैं, पहले कहते हैं हम जेल भेजेंगे और फिर आप शामिल करते हैं। ऐसी राजनीति को जयशंकर गुप्त ने 1979 के बाद से ये कहना चाहते हैं, मतलब जब तक वो उधर थे तो नहीं, जब तक वो उधर थे, जब तक वो भ्रष्ट नहीं थे, जब तक वो भ्रष्ट अध्याय नहीं था, जब तक वो पाक साफ अध्याय था, जैसे ही वो इधर आ गए तो वो भ्रष्ट अध्याय हो गया। कैसे? ये क्या एक ही आदमी के ऊपर दो स्टैंडर्ड्स कैसे लागू होंगे? बताइए। एक-एक करके बोलिए, एक-एक करके। अरे मैंने कहा, लेकिन आप भी तो मान रहे थे कल तक वो भ्रष्ट नहीं थे। मानते ही थे भ्रष्ट हैं, हम तो मानते ही थे वो भ्रष्ट हैं। मैंने तो आपसे नहीं सुना कभी वो भ्रष्ट थे पहले, लेकिन आज आपको भ्रष्ट लगते हैं वो, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए। गृह मंत्री जी कहते थे हेमंत बिश्व शर्मा दुनिया का सबसे भ्रष्ट नेता है और उनका मुख्यमंत्री है। ये बेशर्म राजनीति का अध्याय है शिवम। मैं इस राजनीति को तौबा करता हूं। मैं 1979 में राजनीति को छोड़ा था, जब हमारी अपनी पार्टी की सरकार थी, उसके खिलाफ जेल जाकर के छोड़ा था। फिर से वही कहता हूं, नहीं, मैं फिर से वही कहता हूं, इस देश में भ्रष्टाचारी होने ना होने का निर्णय कोर्ट करता है। कल मैं और आप, हम दोनों में से भी तो फिर आपके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आरोप क्यों लगाते हैं किसी पर? भाई मैं दूंगा ना, आप देंगे ना, कोई दूसरा कोई व्यक्ति देगा। लेकिन ये बात ठीक, लेकिन इस देश में लगाते हैं, लेकिन इस देश में आरोप सब पर लगे हैं। लेकिन आरोप लगाओ, आरोप सब पर लगे, किस पर नहीं लगे? एक चीज बताइए, लाल कृष्ण आडवाणी जी के ऊपर, अच्छा तो लाल कृष्ण आडवाणी जी के जो ऊपर जब आरोप लगे थे, जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो क्या लोगों के पास, मतलब सामने वालों के पास सबूत था? लेकिन शिवम, ये सवाल तो पूछा जाएगा ना, ये सवाल तो पूछा जाएगा कि जिनको आप भ्रष्टाचारी कहकर उनके खिलाफ वोट मांग रहे थे कि इनको वोट मत दो क्योंकि ये भ्रष्टाचारी हैं, फिर उन्हीं को आप शामिल करेंगे और साथ में बैठाकर फिर वोट मांगेंगे, तो फिर क्या लोग ये सवाल नहीं पूछेंगे? जनता भी पूछेगी, पत्रकार भी पूछेंगे ये सवाल। तो अवधेश जी, बहुत समय हो गया, आपकी प्रतिक्रिया मैंने नहीं ली। देखिए, कुछ नाम ऐसे हैं जैसे जा रहे हैं, लेकिन ये वो तमाम नाम है अजित पवार से लेकर कमलनाथ, जिन पर बहुत गंभीर आरोप बीजेपी द्वारा ही लगाए गए। देखिए, जो जयशंकर जी बता रहे हैं, नैतिकता के आधार पर कुछ लोगों को लेके प्रश्न खड़ा होता है और होगा, लेकिन यहां जब युद्ध होती है ना, युद्ध की रणनीति होती है कि अगर युद्ध में वो विपक्ष में रह करके हीरो बन के हमको हराएगा और हम हारने के लिए तैयार हो इस नैतिकता के नाम पर, जैसे कर्ण ने जो है, जब कर्ण का पहिया फंसा था तो उसने धर्म का ज्ञान देना शुरू किया, तो श्री कृष्ण ने कहा कि तुम उस समय कहां थे जब अभिमन्यु मारा जा रहा था?
तो युद्ध में सुमेराना इस समय नैतिकता अनैतिकता को तो थोड़ी देर छोड़नी पड़ती है। तो वो नहीं तो इसीलिए ये, लेकिन समस्या मैं जो कह रहा हूं, देखिए बीजेपी में जब तक नरेंद्र मोदी हैं, उनकी लोकप्रियता है, उस समय तक तो ठीक है। भाजपा के लिए भविष्य के लिए चिंताजनक होगा, लेकिन चाहे वो पंकज जी हो या जयशंकर जी हो, नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द हिंदुत्व, सामाजिक न्याय, मंडलवाद और आर्थिक विकास को लेकर जो देश में एक वातावरण बना हुआ है कि इसके साथ हमारा देश आगे बढ़ेगा, उसको न ये पहले पहचान रहे थे ना आज पहचान रहे हैं। और वो न पहचानने के कारण जो लोग आ रहे हैं उनके लिए एक ये तो भ्रष्टाचारी था। बड़ी भ्रष्टाचारी रहते हुए भी वो उप मुख्यमंत्री पहले भी था अजीत पवार। लेकिन आप ये क्यों नहीं मान रहे हैं? फिर वो कैसे नहीं उप मुख्यमंत्री था अजीत पवार। 400 पार तक सवाल नहीं उठा के इस सरकार को हटाओ। आपका ये कहना है कि 400 पार तक पहुंचना है, लक्ष्य हासिल करना है, कांग्रेस जीत और ये युद्ध है, मुख्यमंत्री होते उस पर सवाल उठना चाहिए था, नहीं उठेगा तो युद्ध हार जाए कोई क्या इस समय? ठीक है, कुरुक्षेत्र सजा है तो चर्चा तो करेंगे कि कैसे जीत रहे हैं, युद्ध को कैसे जीतना है, इसके बारे में तो बात होगी। एक और प्रधानमंत्री ने क्या कहा वो सुना देते हैं, फिर इस पर आगे बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। आज विपक्ष पर उन्होंने भी करारा वार किया। बीजेपी अधिवेशन के आखिरी दिन अमित शाह ने कहा कि इंडिया गठबंधन में सबको अपने बेटे के भविष्य की पड़ी हुई है। सोनिया जी का लक्ष्य राहुल जी को पीएम बनाना, पवार साहब का लक्ष्य बेटी को सीएम बनाना, ममता दीदी का लक्ष्य भतीजे को सीएम बनाना, स्टालिन का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना, लालू प्रसाद जी का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना, उद्धव ठाकरे का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना, और मुलायम सिंह जी बेटे को बनाकर ही गए हैं। अब मुझे एक बात बताइए कार्यकर्ता भाइयों बहनों, जिनका लक्ष्य ही अपने बेटे बेटी भतीजों का कल्याण हो, वो गरीब का कल्याण कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता। अगर भारतीय जनता पार्टी परिवारवादी पार्टी होती तो एक चाय बेचने वाले का बेटा कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। लोकतंत्र के अंदर मित्रों, लोकतंत्र के अंदर ये बहुत जरूरी है सबको समान अवसर मिले, सबके अंदर ईश्वर दत्त शक्तियां जो पड़ी हैं वो ईश्वर दत्त शक्तियों के आधार पर उसको आगे बढ़ने का मौका मिले, और वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में विद्यमान है और किसी दल में तो मोदी 400 सीटों के विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उधर इंडिया गठबंधन में 190 सीटों पर पेंच फंसा हुआ है। कैसे फंसा हुआ है आपको बताते हैं। 42 लोकसभा सीट वाले पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी के बीच खींचतान मची है। ममता बनर्जी कांग्रेस को 2 सीट देने को तैयार है, लेकिन देखिए 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव 11 सीट देने को तैयार हैं, और यहां पर भी अभी तक बात आखिरी दौर में नहीं पहुंची है। और महाराष्ट्र की 48 सीटें, यहां पर कई राउंड की बैठकों के बाद भी सीटों का ऐलान नहीं हुआ है। इसके बाद बात करते हैं महाराष्ट्र के बाद अगला प्रदेश। कांग्रेस अपने हिस्से की सीटें कम करने को तैयार नहीं है और अभी बात नहीं बनी है। 13 सीट वाले पंजाब में आप और कांग्रेस दोनों कम सीटों पर लड़ने को राजी नहीं, और ऐलान कर दिया है कि अलग अलग लड़ेंगे। अकेले लड़ने का ऐलान किया गया दोनों की तरफ से। तो ये हमने 190 सीटें जहां पर इंडिया गठबंधन सब्सटैंशियल फर्क डाल सकता था, वहां पर क्या स्थिति है बता रहे हैं आपको। 7 सीट दिल्ली की, यहां पर आप और कांग्रेस दोनों दलों में सीटों पर खींचतान है। दोनों अपनी अलग अलग तैयारी कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि शायद बात ना बने। लेकिन पंकज जी देखिए, दरअसल तो इंडिया गठबंधन में आप सामने खड़े हैं, चुनौती दे रहे हैं, लेकिन क्या प्लान है वो दिखाई नहीं देता, सामंजस्य दिखाई नहीं देता। और सिर्फ ये जो आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री, उसमें दम भी दिखाई देता है कि हर कोई अपने आप को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, हर कोई अपने आप को और अपने परिवार को बचाने के लिए राजनीति कर रहा है। तो फिर तुलनात्मक तौर पर लोगों को क्या वो विकास की राजनीति ज्यादा बेहतर नहीं दिखाई देगी? हाँ, तो अपने आप को बचाने के लिए और अपनी मित्र मंडली को बचाने के लिए तो सभी लोग राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी क्या कर रहे हैं, वो भी यही कर रहे हैं। परिवारवाद को इस तरह स्थूल रूप से मत देखिए कि पिता पुत्र, परिवारवाद को इस हिसाब से भी देखिए कि क्या भारतीय जनता पार्टी में कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध हुए बिना अध्यक्ष बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, मंत्री बन सकता है?
नहीं बन सकता। अब तो हालात ये हो गए हैं कि नौकरशाही में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्धता ही सबसे बड़ी योग्यता हो गई है। अगर नहीं हो तो आप नौकरशाही के भी उच्च पदों पर नहीं पहुंच सकते। पंकज जी, कांग्रेस पार्टी से आए कुछ लोग जो स्वयंसेवक संघ से नहीं जुड़े थे, वो भी शामिल हुए हैं, वो भी मंत्री बने हैं। हाँ, तो वो तो अब मजबूरी है, उनको लेना है। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि जिनसे जीवन भर लड़ते रहे, जिनको जीवन भर कोसते रहे, जिनका मीन मेख निकालते रहे जीवन भर, उनको ले लिया भारतीय जनता पार्टी ने और उनको मंत्री भी बनाया, राज्यसभा भी दे रहे हैं, अभी शायद और भी बहुत लोगों को देंगे। तो अगर ये चाल चरित्र और चेहरा हो गया है भारतीय जनता पार्टी का, जो दावा करती थी कि उसका चाल चरित्र और चेहरा सबसे अलग है, तो फिर ये तो बहुत दुखद बात है। मेरे हिसाब से तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। भारतीय जनता पार्टी को तो एक मिसाल कायम करनी चाहिए थी कि एक अलग किस्म की राजनीतिक शैली वो इस देश में स्थापित करना चाहती है। पंकज जी, क्यों वो चुनाव जीतने के लिए है ना, राजनीति के लिए तो मैदान में, और वो कह रहे हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं, हम अपने कुनबे को बढ़ा रहे हैं, हमारे पास लोग हमारी शर्तों पर आ रहे हैं। अगर बीजेपी के पास बीजेपी की शर्तों पर लोग जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से जाएं या दूसरे दलों से जाएं, और यहां पर फूट हो रही है, तो बीजेपी तो अपनी शर्तों पर शामिल कर रही है ना लोगों को। तो ये तो बीजेपी के लिए अच्छी बात हो रही है, सकारात्मक है उनके लिए। ये नकारात्मक कैसे हुआ बीजेपी? तो अपनी शर्तें मनवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या क्या हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, क्यों बेचारे लोग उसकी शर्तों को मान रहे हैं, ये भी तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके आप अगर लोगों को खींचकर अपनी तरफ लाते हैं, सरकारों को तोड़ देते हैं, तो इससे आखिरकार लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होती हैं या कमजोर होती हैं? क्या राजनीति में सिर्फ चुनाव जीतना ही एकमात्र लक्ष्य है? राजनीति का कोई नैतिक मूल्य नहीं होना चाहिए? नहीं, लेकिन नैतिक मूल्य तो फिर कांग्रेस पार्टी में जब लोग शामिल होते हैं, या कांग्रेस पार्टी जिन प्रदेशों में राज कर रही है वहां पर शत्रुघ्न सिन्हा आए थे तो कांग्रेस ने कितना स्वागत किया था। और जो पूर्व वित्त मंत्री क्या जसवंत सिन्हा आए थे तो उनको तो राष्ट्रपति का उम्मीदवार बना दिया है। तो ये अपनी ओर नहीं दिखाई दे रहा है इस समय कि ये INDI, ये गठबंधन की आप बार बार बात कर रही हो। जब नीतीश कुमार, उसकी शुरुआत की नीतीश कुमार चले गए हैं, ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ है नहीं, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बीच बात हो नहीं रही है, वामपंथी पार्टियां केरल में कांग्रेस से बात कर नहीं रही है, तो INDI ये गठबंधन है कहाँ? उस पर न तो पंकज जी बोल रहे हैं, न जयशंकर जी बोल रहे हैं, सबको केवल बीजेपी दिखाई दे रही है इस समय के माहौल में। अच्छी बात है ना अवधेश जी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भविष्य में चुनौती होगी, शिवम और खुश हो जाएंगे। शिवम, सबको लेकिन इस समय बीजेपी दिखाई दे रही है, कांग्रेस पार्टी को भी बीजेपी की चिंता हो रही है। शिवम की प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं। शिवम, लेकिन ये सवाल फिर भी बना रहेगा, या ये सवाल है कि आप जिस तरह का बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्राफ रहा है और बढ़ रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, लाभार्थियों को जोड़िए, वोटरों को जोड़िए, उसके बावजूद जो कुनबा बढ़ाया जा रहा है वो कांग्रेस पार्टी से तोड़कर या बाकी दलों से तोड़कर बनाया है, तो ये आत्मविश्वास है और बढ़ाने के लिए है, या कहीं लगता है कि कुछ कमी रह सकती है इस वजह से जोड़ा जा रहा है?